नमस्कार, उत्तराखंड के आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने धाकड़ अंदाज में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, आपदा वाले हमेशा उनका समर्थन करते हैं। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लोगों को अपना नहीं समझते हैं, उनको बाहरी समझते हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, माता बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, उस समय विपक्ष ने एक आवाज भी नहीं उठाई थी। अन्यथा ये लोग छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इन सब मामलों में विपक्ष को पूरी तरीके से सांप सूंघ जाता है। निश्चित रूप से देखिए, जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, तो आपदा वाले जो है हमेशा उनका समर्थन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोगों को वो जो है अपना नहीं समझते, उनको बाहरी समझते हैं, उनके साथ दोगलेपन का व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहाँ हिंदुओं पर तमाम तरह से अत्याचार, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ हर प्रकार से अन्याय हो रहा था। इन्होंने एक आवाज भी किसी ने नहीं उठाई। अन्यथा ये लोग छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस मामले में इनको पूरी तरह से सांप सूंघ गया। इसलिए दिल्ली के 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे थे। राष्ट्रीय खेलों के समापन के मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है कि 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों के समापन के मौके पर हल्द्वानी में समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री को उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है, जिस पर गृह मंत्री ने आमंत्रण स्वीकार किया है और 14 फरवरी को समापन के कार्यक्रम में वे मौजूद रहेंगे। समापन समारोह में उनके हाथों से इस 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और हल्द्वानी में जो समापन समारोह होगा उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे हमारे। वित्त मंत्री उत्तराखंड डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के बजट को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्यों की सूची में लाने की दिशा में बजट लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न वर्गों जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं और इन महत्वपूर्ण सुझावों को उत्तराखंड के बजट में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट सत्र 2025-26 के देहरादून में 18 से 24 फरवरी की अवधि के बीच आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड का बजट जो है वो 18 से 24 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा और इस सबके बीच में जिस तरह से बजट जो इस बार 2025-26 का निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ने रखा था, तो उसमें 14,387 करोड़ रुपए का जो प्रावधान था वो बजट का उत्तराखंड के लिए रखा गया था, जिसमें कि रेलवे बजट का जो था वो 4,641 करोड़ था, जो कि 25 गुना ज्यादा है। रुक करेंगे, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं धनराज कर। धनराज, जिस तरीके से साफ तौर पर एक अच्छा बजट, क्या सोच है वहां की जनता की और प्रतिक्रियाएं जनता की वहां पर किस तरह की बजट को लेकर, और जो आने वाला बजट सेशन रहेगा उत्तराखंड का, उसको लेकर कितनी उम्मीदें वहां के लोगों के अंदर? बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र का बजट जारी हुआ है और उसमें उत्तराखंड से सहायता दी गई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो उत्तराखंड का बजट होगा उसमें भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड को अच्छी उम्मीद कहीं ना कहीं सरकार से है कि उनके लिए अच्छा बजट रखा जाए। और मैं देखिएगा कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो उत्तराखंड का बजट सत्र है वो 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान जो बजट पेश किया जाएगा वो कहीं ना कहीं जनता के अनुरूप किया जाएगा, क्योंकि जनता के सुझाव लिए गए हैं। तमाम जनता के जो सुझाव लिए गए हैं वो इस बजट में रखे जाएंगे और उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं पूरा जो बजट है वो जारी किया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि उत्तराखंड के लोगों को इस बार जो बजट है उसमें कुछ खास मिलने वाला है, क्योंकि तमाम जो सेक्टर है, चाहे वो शिक्षा का सेक्टर हो, स्वास्थ्य का सेक्टर हो या फिर अन्य सेक्टर हो, तमाम सेक्टरों में कहीं ना कहीं इस बजट को समावेश किया जाएगा। और समावेश के साथ साथ आप देखिएगा कि इसका सीधा सीधा लाभ कहीं ना कहीं आम जनता को मिलता है। और जो देखा जाए कि जो बजट इस बार पेश होने वाला है वो कहीं ना कहीं कुछ खास रहने वाला है, तो सभी लोगों की निगाह जो है इस बजट पर टिकी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 18 तारीख से लेकर जो 24 तारीख तक जो बजट सत्र चलेगा उस दौरान किस तरह का बजट वित्त मंत्री यहाँ पर रखते हैं और किस तरीके से जनता के हवाले उस बजट को करते हैं। और मैं देखिएगा कि तैयारियों को लेकर यदि मैं बात करूं तो तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई हैं और तमाम जो तैयारियां होती है, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से तैयारियों की बात करें
या फिर अन्य तैयारियों की बात करें, तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई हैं। जी धनराज, बिल्कुल तैयारी तो करनी ही पड़ेंगी क्योंकि बजट है, उत्तराखंड का बजट है और हमेशा कुछ खास होता ही है बजट के अंदर। आज जो है केंद्र के द्वारा इस बार उत्तराखंड को रेलवे को लेकर बड़ा बजट जो है वो रखा गया है, तो कितनी उम्मीद है वहां की जनता को कि डेवलपमेंट का काम जो है लगातार वहां पर जोरों शोरों से हो सके, जिसके लिए ये बजट आवंटित किया गया है? बिल्कुल साहिल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं सरकारों से बड़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर इस समय देखा जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड के अंदर हो चुकी है। क्योंकि आप देखिएगा केंद्र में सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, और फिर इस बार कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में भी जो कहा जाए कि बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, तो कहा जा सकता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस समय उत्तराखंड के अंदर चल रही है। और ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, इससे जनता को काफी उम्मीदें रहती हैं। क्योंकि आपने देखा कि जो केंद्र का बजट जारी किया गया उसमें रेलवे को किस तरीके से परियोजनाओं को कहीं ना कहीं बड़ा जो बजट है वो दिया गया है, और उससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जो रेल परियोजना है वो आगे काम करती हुई विकास के पथ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि देखा जाए कि जो करण प्रयाग रेलवे परियोजना चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं 4 चांद लगने का काम इस बजट से जरूर मिलेगा, और कहीं ना कहीं इसको सराहाया भी जा रहा है। उत्तराखंड वासी भी कहीं ना कहीं इस बजट को सराह रहे हैं। लेकिन वही अब देखिएगा कि जो उत्तराखंड का बजट है वो रहता है और किस तरीके से वो बजट पेश किया जाता है और क्या कुछ उसमें रहता है, ये देखने वाली बात होगी। धनराज, एक सवाल और रहेगा, जिस तरह से सुझाव लिए गए थे हर एक वर्ग से और उसके बाद इस बजट को तैयार जो है वो करने की बात सामने आई थी, तो कितना अहम रहता है सुझाव लेना और उन पर अमल करना, और बजट अगर उस तरह से आता है तो लोगों में किस तरह का उत्साह होगा? बिल्कुल, देखिए साहिल, आपको बता दूं कि जब भी उत्तराखंड का कोई बजट जारी होता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हो या फिर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हो, कहीं ना कहीं जनता से राय लेने का काम जरूर करते हैं। क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा कि कहीं ना कहीं जब बजट जारी किया गया था तो उससे पहले जनता से सुझाव लिए गए थे कि किस तरह का बजट होना चाहिए, और जनता अपना सुझाव देती भी है। और लगातार हमने देखा है कि जिस तरह का सुझाव बजट में जनता देती है तो कहीं ना कहीं उसके अनुरूप बजट लाने की कोशिश सरकार की तरफ से होती है, वित्त मंत्री की तरफ से होती है। और इस बार भी कहीं ना कहीं जो सुझाव लिए गए हैं, अब देखने वाली बात होगी कि उन सुझाव पर कितना अमल होता है। एक चुनौती जरूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से कि उन सुझाव पर जो पूरा अमल है वो लाया जाए और बजट उसी के अनुरूप पेश किया जाए। क्योंकि यदि बजट उसके अनुरूप पेश होता है तो कहीं ना कहीं जनता को खुशी होती है और जनता उसको सराहती भी है, और कहीं ना कहीं वो जनता के जो विकास कार्य हैं पूरे प्रदेश के कहीं ना कहीं उसमें लाभदायक भी होते हैं। धनराज, बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा हमेशा रहा है, तो क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से बेरोजगारी को लेकर? बिल्कुल साहिल, आपने सही कहा है कि उत्तराखंड के अंदर एक बेरोजगारी और एक पलायन कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दे जरूर हैं। क्योंकि पलायन का जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी से ही जुड़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो इस तरह के पहाड़ी क्षेत्र है कि वहाँ पर रोजगार लोगों को नहीं मिल पाता है, लेकिन उस रोजगार को देने के लिए कहीं ना कहीं सरकार लगातार कार्य करती है, और सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं जो युवा है उनको रोजगार मिले और वो यहाँ से पलायन ना करें। क्योंकि जब किसी को अपने ही शहर के अंदर रोजगार मिलेगा तो वो अन्य शहरों जाने की सोचता भी नहीं है। तो इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यदि रोजगार उत्तराखंड के वासियों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर ही मिलेगा तो वो अन्य राज्यों में या फिर अन्य देशों में जाकर रोजगार नहीं करेंगे। बिल्कुल अहम बात है। मेरा आखिरी सवाल है धनराज, आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा, और जिस तरह से आगजनी की घटनाएं जो सामने आती रहती हैं उत्तराखंड से पहाड़ों के ऊपर, उसके लिए भी कोई खास प्रावधान इसमें रखा जाएगा? बिल्कुल साहिल, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि अग्नि की जो समस्याएं लगातार देखी जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी गर्मी का सीजन आता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो धधकते हुए नजर आते हैं। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ बजट सरकार इसमें जरूर रखेगी ताकि उन आगे की जो लपटें होती हैं उन पर काबू पाया जा सके और इस तरह के जंगल जो है उत्तराखंड के उनका नुकसान ना हो। क्योंकि यदि जंगलों में आग लगती है तो कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व का भी नुकसान होता है, जनहानि भी देखने को मिलती है। तो इस तरह की जनहानि ना हो और इस तरह के अन्य नुकसान ना हो, उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं कटिबद्ध रहती है और लगातार उस पर कार्य भी करती है। और यही माना जा रहा है कि जो बजट इस बार आने वाला है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार अग्नि की समस्याओं से जूझती हुई नजर आएगी और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश इस बजट में जरूर की जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आईटीबीपी द्वारा कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा बैठक की।
मंत्री ने कहा कि कौशल विकास विभाग तथा आईटीबीपी द्वारा प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध किए जाने हेतु कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी द्वारा युवाओं को राफ्टिंग एवं माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां आईटीबीपी तथा पशुपालन विभाग ने एक साथ मिलकर MOU किया, जिसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। इस MOU के माध्यम से प्रदेश के पशुपालकों तथा मत्स्य पालकों से आईटीबीपी द्वारा 4 महीने में लगभग 1.25 करोड़ रुपए की खरीदी की गई है। आज एक मीटिंग हमारे कौशल विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग ने और आईटीबीपी के जो हमारे गुंजियाल जी हैं उनके साथ हुई है। और उसमें आईटीबीपी से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलकर युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज आईटीबीपी से संजय गुंजियाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है, जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और आईटीबीपी फिर MOU साइन करेगा और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा, जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम आईटीबीपी करेगी और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी आईटीबीपी के माध्यम से किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि इससे हमारे उत्तराखंड के हमारा उत्तराखंड जो है वो एक टूरिज्म क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर राफ्टिंग की, माउंटेनियरिंग की बहुत अपार संभावनाएं हैं और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको आईटीबीपी जैसी संस्था के साथ काम करके ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार उत्पन्न करने का मौका भी मिलेगा। उसी के साथ साथ मैं आईटीबीपी का धन्यवाद भी करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 3 से 4 महीने पहले हमने आईटीबीपी के साथ, पहली स्टेट थी इंडिया की जिसने आईटीबीपी के साथ एनिमल हस्बेंड्री विभाग में भी एक MOU साइन किया था। और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारे जो पशुपालक हैं, मत्स्य पालक हैं, 4 महीने में लगभग 1.25 करोड़ की बाइंग आईटीबीपी के माध्यम से कर दी गई है। और इस साल उसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी मार्च के बाद। तो इससे हमारे युवाओं को भी रोजगार उत्पन्न हुआ है, हमारे जो पशुपालक और मत्स्य पालक हैं उनको भी अच्छा प्राइस मिला है। 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में DPP पेमेंट हुआ है। तो इसी को देखते हुए हमने आईटीबीपी के साथ स्किल डेवलपमेंट विभाग में बच्चों को माउंटेनियरिंग और राफ्टिंग में भी एक MOU साइन करने की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये MOU साइन होगा और हमारे युवाओं को रोजगार भी उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं टूरिज्म क्षेत्र में। विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीच चल रहे गैंगवार पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खुलकर सामने आ रही हैं। उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर रितु खंडूरी ने हरिद्वार की खानपुर विधानसभा के विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीच में चल रही गैंगवार पर कहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहाँ की इस तरह की तासीर नहीं है। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल कुमार प्रणव चैंपियन पर कार्रवाई पर बयान देने से बचते नजर आए। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में कुमार प्रणव चैंपियन पर पार्टी की ओर से जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं दिया गया है। पुलिस और कानून अपना काम कर रहा है। इस मामले पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि इन लोगों को किसका राजनीतिक संरक्षण है, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार इन पर कार्रवाई करनी ही नहीं चाहती है। खुलेआम गोलीबारी हो रही है और दोनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई तक नहीं हुई। तेज बोलना बहुत, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में। आप मेरा जानते हैं, मैं तो बहुत ही डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, नैतिक, मॉरली बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी भी पद पर हैं, कोई भी पद आप अगर जिम्मेवारी का पद लेते हैं, चाहे वो मीडिया का पद हो, आप जज हो, आप विधायक हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, इफ यू आर हेडिंग एन इंस्टीट्यूशन, आपको अपनी व्यवहार को गरिमा के तहत रखना होगा। आपको जनता देख रही है, ये मुझे कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये आपको खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैं इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ। अपशब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फिर वीडियो पे वायरल हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इट इज़ वेरी वेरी सैड। और उत्तराखंड की भूमि पर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। देखिए, देश में कोई शांत प्रदेश है तो मेरा उत्तराखंड ही है। और अभी आपको एक सवाल के जवाब में मैंने कहा, मेरे उत्तराखंड की संस्कृति इस प्रकार की नहीं है। यहाँ बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, इज्जत करने वाले लोग हैं। पूरे देश में एक हमारे लोगों की अलग से एक पहचान है। तभी लोग
आकर्षित होके जहाँ हमारे चार धाम हैं, जहाँ हमारे देवी देवता विराजमान है, जहाँ हम देवभूमि के रूप में जाने जाते हैं, वहीं हमारे लोगों के बारे में अच्छी राय पूरे देश भर में, विश्व भर में। वहाँ इस प्रकार की संस्कृति नहीं पनपनी चाहिए। इस प्रकार की संस्कृति को कोई व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं तभी तो कह रहा हूँ कि सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और सरकार जो लोग इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। दोनों को संरक्षण या एक चैंपियन को संरक्षण? अब ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जांच में सब चीज स्पष्ट हो जाएगी कि दोनों को। दून नगर निगम के कर अनुभाग ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 कमर्शियल हाउस टैक्स दर को नोटिस जारी किए हैं। इसमें बड़े बकायादारों की संख्या 460 है, जबकि 50 से 1 लाख तक के टैक्स धारकों की संख्या 3,000 के करीब है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा है कि बकायादारों को अवशेष राशि पर 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी, जबकि चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर 20% तक की छूट दी जाएगी। कर अनुभाग ने इस वित्तीय वर्ष तक 60 करोड़ रुपए हाउस टैक्स एकत्रित करने का टारगेट रखा है। अभी तक 36 करोड़ के करीब धनराशि कर अनुभाग के खाते में आ चुकी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने यह भी कहा है कि जल्द इस धनराशि को जमा करें और आवश्यक कार्रवाई से बचें। हमारी कई श्रेणियां हैं, कुछ बड़े बकायेदार हैं जो कि लगभग 460 हैं। उसके अलावा 1 लाख से 50,000 तक के जो बकायेदार हैं वो लगभग 3,000 उनकी संख्या है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 14 से 15,000 हमारी सारे बकायेदार की संख्या है और उन सभी को बिल के रूप में बिल भेजा गया है प्रॉपर्टी टैक्स का, जो उनका इस वित्तीय वर्ष का ड्यू है, और उसी को एक नोटिस के फॉर्म में रिमाइंडर के तौर पर भेजा गया है कि वो ससमय अपने हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करा लें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई से बचें। हम यही चाहेंगे नगर निगम से कि जितना जल्दी हो जाए प्रक्रिया उतना बेहतर है, क्योंकि अब हार्डली 2 मंथ से भी कम की अवधि हमारे पास है इस वित्तीय वर्ष के कंप्लीशन में। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिल प्रेषित करने की तैयारी की जा रही है और अन्य प्रकार के भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि टैक्स जो हमारे बकायेदार हैं उनको टैक्स। उत्तराखंड बीजेपी अपने प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की अध्यक्षता में भाजपा के पदाधिकारी के साथ बैठक हुई। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वर्तमान में जारी अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान को 15 मार्च तक चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक जनपद में सुशासन दिवस के कार्यक्रमों हेतु समिति का गठन पूर्व में किया गया था। इसमें 2 पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़कर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मंडल स्तरीय समिति में मंडल अध्यक्ष एवं अन्य 2 सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा। जिला समिति पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित फोटो, वीडियो, भाषण, प्रेरक अनुभव हेतु संपर्क कर संकलन करेगी। वहीं उनके जीवन और विचारों पर लिखे लेख एवं पुस्तकों का भी एकत्रीकरण सूचीबद्ध किया जाएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष को बड़े धूमधाम से मना रही है और अटल जी से संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, उन जितने लेख हैं, उनके संघर्ष के समय का, उनके संगठनात्मक क्रियाकलापों का, उनकी राजनीतिक गतिविधियों की जितनी भी स्मृतियां हैं, उन सभी को हम देश भर में एकत्र कर रहे हैं और अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है उसको हम संजोने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए उत्तराखंड में 11 सदस्यीय कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बनी है। आज उसी कमेटी की बैठक हमारी संपन्न हुई है। हम जिला स्तर पर भी 5 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की कमेटी बना रहे हैं और मंडल स्तर पर मंडल अध्यक्ष की 3 सदस्यीय समिति हमारी मंडल स्तर पर बनेगी। और अभी हमारे 15 मार्च तक के कार्यक्रम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मिले हैं और 15 मार्च के बाद के कार्यक्रम हमें केंद्रीय नेतृत्व के बाद में अगले माह में प्राप्त हो। तो जो अभी तक 15 मार्च के कार्यक्रम हैं, इनको हम क्रियान्वित करने के लिए ये बैठक आज हमारी हुई है।
इसके लिए हमने सभी जिलों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है, नियुक्त हुए हैं। ये लोग जिलों में जाकर के जिला स्तर पर भी बैठक करेंगे और जिला स्तर पर बैठक करने के साथ साथ में अटल जी से संबंधित जितने विषय हैं, उनसे संबंधित जितने भी परिवार होंगे, जितने भी हमारे कार्यकर्ता होंगे, उन सब से मिलने का काम, और ये जो साहित्य है, ये जो सामग्री है, इसको काम करेंगे। जो लोग अब जीवित नहीं है, उनके परिवार के सदस्य होंगे, उनके परिवार के सदस्य। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन व खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद को लेकर जनपद हरिद्वार पुलिस अलर्ट हो चुकी है। हाल ही में 5 फरवरी को गुर्जर समाज के लोगों ने मंगलोर क्षेत्र के लंढोरा रंग महल में महापंचायत आयोजित की जाने की घोषणा की थी। हालांकि सोशल मीडिया पर महापंचायत को स्थगित किए जाने की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती, जिसके लिए हरिद्वार जनपद में सभी बॉर्डर पूरी तरह से सील किए गए हैं, जिसमें बाहरी व्यक्ति का किसी भी तरह का प्रवेश नहीं दिया जा रहा। लंढोरा का रंग महल पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी आउटसाइडर, देखिए, एक जो कॉल कल की गई थी, वैसे कॉल ऑफ हुआ है, लेकिन फिर भी हमको एहतियात के तौर पर, क्योंकि जिले की कानून व्यवस्था हम किसी भी हाल पे अब आगे बाधित नहीं होने देंगे। 2-3 दिन पहले भी आपको मालूम होगा कि एक ऐसी थी, तो हमने उसमें भी सख्ती करी। जो अगर गैदरिंग नहीं होनी है तो नहीं होनी, जब बातचीत से काम चल रहा है, तो वैसे ही इस बार भी हमारा प्रयास है और उनका अप्रूवल मिला है। लेकिन चूंकि सतर्कता के तौर पर हमारे पास फोर्स है, हम उसका प्रॉपर यूज करेंगे। जिन लोगों ने कॉल किया था कि हम 5 फरवरी को एक होंगे, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई है पुरानी कॉल। हो सकता है कुछ लोग ये बहाना बना करके कि हमारी जानकारी में नहीं था, हम तो चल चुके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैसेज होगा कि वो ना आए। अगर आते हैं तो हम उनको जिले के अंदर भीड़ इकट्ठा होने के लिए प्रवेश करने नहीं देंगे। उसके लिए हमको जो सख्ती करनी पड़े वो हम सख्ती करेंगे, इसलिए फोर्स को प्रॉपर ब्रीफ कर दिया गया है। बाकी जो डेली रूटीन की चीजें हैं वो चलेंगी, आमजन आ जा सकता है, लेकिन कोई किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए दबाव डालने की नीयत से अगर ये सब करेगा तो उसको हम। खानपुर विधायक उमेश कुमार व पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच सोशल मीडिया से शुरू हुए विवाद में कुंवर प्रणव सिंह के जेल जाने के बाद उनके समाज व समर्थकों के बीच रोष बढ़ता जा रहा है। गुर्जर नेताओं द्वारा 5 फरवरी को लंढोरा में महापंचायत के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस पिछले कई दिनों से कस्बा क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रही है। बुधवार को लंढोरा में होने वाली महापंचायत की रोकथाम को लेकर लंढोरा पुलिस छावनी में तब्दील। पुलिस प्रशासन द्वारा से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और रंग महल जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा बंद कर दिया गया है। मौके पर पुलिस और आईटीबीपी के जवान किया गया है। सहसपुर क्षेत्र में धर्मावाला चेकपोस्ट पर मोटरसाइकिल सवार बदमाश द्वारा पुलिस पॉइंट पर पुलिस के रोके जाने पर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीमों द्वारा पीछा करने पर बदमाश तिमली के जंगल में घुसा और पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु नजदीकी हॉस्पिटल विकासनगर लाया गया। विकास पहुंचकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह व एसपी विकासनगर द्वारा हॉस्पिटल में अधिकारियों से घटना के बारे में जांच में घायल बदमाश सहारनपुर का शातिर गौ तस्कर है। 4 फरवरी 2025 को आरोपी द्वारा सिलाकुई के हरिपुर गांव से लजावती नाम की महिला की 2 गाय को चोरी कर लिया गया था। वे 2 गाय के अवशेष सहसपुर में मिले थे, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने सहसपुर थाने पर प्रदर्शन किया था और नेशनल हाईवे को भी जाम किया था, जिसके बाद पुलिस गौकशी करने वाले लोगों की तलाश कर रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि गौकशी में अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुआ व्यक्ति पहले भी गौकशी के मामले में पकड़ा जा चुका है। हुआ था इसमें सहसपुर थाने में, इसमें गौकशी का मामला आया था जिसमें मुकदमा दर्ज था। चूंकि इसमें हमारी टीम को इनपुट भी मिल रहे थे इसमें कि जो पूर्व में यहाँ पर सक्रिय रहे हैं गौकशी में, इनका इसमें हाथ हो सकता है। इसके आधार पर पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी। तिमली चौराहे से आगे जाकर वहाँ पर पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गोली लगी और एक मोटरसाइकिल से फरार हो गई। पूछताछ में बात पता चली है कि पूर्व में भी गौकशी में शामिल रहा है, 2021-22 में भी रहा है और इसके जो साथी है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के अपराधों में लिप्त है। इसमें 3-4 लोगों के नाम अभी पूछताछ से पता चले हैं, जो अभी फरार है उसके बारे में भी जानकारी मिली है। हमारी दूसरी टीम भी उनकी तलाश में लगाई गई है। अभी वर्तमान में जिला अस्पताल में इसको दाखिल कराया गया है और विस्तृत पूछताछ के लिए भी हमारी एक टीम वहाँ पर काम कर रही है।
आर्मी अफसर बनकर सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर युवकों से ठगी करने वाला शातिर आरोपी प्रमोद कुमार को एसटीएफ ने कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के चंदमणि रोड से गिरफ्तार किया। फर्जी आर्मी अफसर बनकर इस ठग द्वारा अब तक कई नवयुवकों के साथ कई लाखों रुपए, साथ ही आर्मी में चालक के पद पर भी भर्ती करने का एक एडमिट कार्ड भी दिया और बाद में फर्जी मेरिट लिस्ट दिखाकर सेक्शन होना बताया गया था। जिस पर युवक मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून पहुंचा तो पाया कि वे मेरिट लिस्ट जाली थी। उस मेरिट लिस्ट में प्रमोद कुमार ने एडिट कर उसका नाम डाला था, जिस संबंध में प्रवेश निवासी पटेल नगर द्वारा थाना पटेल नगर में प्रमोद कुमार उर्फ वासु व अन्य के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। एक ये व्यक्ति है सहारनपुर का नकुड़ का, ये अपने को आर्मी अफसर बता के इसने काफ़ी सारे लोगों से पैसे लिए और 3 से 3.5 लाख रुपए लोगों से ले रहा था ये। और इस बात के कि जो आर्मी में कुछ पद निकलते हैं इनके, तो उसमें कि ये भर्ती करवा देगा। इसने एडमिट कार्ड भी दिया कुछ लोगों को फेक, और इसने फेक आर्मी का अपना आई कार्ड भी बना रखा है, यूनिफॉर्म भी पहनता था ये। और उसमें कंप्लेनेंट है, उसको ये मिलिट्री हॉस्पिटल में मिला भी था यूनिफॉर्म पहनकर। तो इस संबंध में सूचना आई थी, इसको थोड़ा डेवलप किया गया। कल इसको अरेस्ट करके पटेल नगर थाने में मुकदमा लिखा गया है और जुडिशियल कस्टडी में इसको भेजा गया है। अभी 3 लोग हमारे सामने आए थे। इससे जो डिटेल्ड जो इंटरोगेशन रिपोर्ट है उसमें कुछ और नाम आया, तो उनसे बातचीत करके और डिटेल निकलेगी, फिर आपसे शेयर कर लेंगे। सर ये अकेले थे या साथ में कोई और भी था? अभी इसका अकेले का आया है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेक आईडी कार्ड रखा है, फेक यूनिफॉर्म है, इवन इसने अपने घर के बाहर नेम प्लेट भी लगा रखी है आर्मी ऑफिसर की। तो अभी तो फिलहाल ये अकेला ये ऑपरेट कर रहा है, ये प्रकाश में आया है। लेकिन अगेन डिटेल पूछताछ में अगर और नाम आएंगे प्रकाश में तो उस पर भी जाँच की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में उद्योग मित्र की बैठक ली। उन्होंने स्टार्टअप को सुगम वातावरण प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन करने बैठक में प्रस्तुत प्रतिपूर्ति दवाओं को लेकर महाप्रबंधक उद्योग को निर्देश दिए कि जिन उद्योगों द्वारा दावे प्रस्तुत किए गए हैं उनका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग संबंधी आंकड़े 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। आयोजित उद्योग मित्र की बैठक में उद्योग विभाग द्वारा 6,62,49,670 रुपये की धनराशि के 143 प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत किए गए, जिसमें 1,86,24,929 रुपये के 86 ब्याज प्रतिपूर्ति दावे, 4,52,88,341 रुपये की धनराशि के 52 प्रतिपूर्ति दावे व 23,36,400 रुपये की धनराशि के 5 दावे राज्य परिवहन उत्पादन के शामिल हैं। जिलाधिकारी ने विद्युत व ब्याज प्रतिपूर्ति दावों को लेकर महाप्रबंधक उद्योग की प्रस्तुत दावों के सापेक्ष उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग संबंधी आंकड़े 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पूर्व बैठकों में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर जिलाधिकारी द्वारा उद्योग विभाग की कार्यशैली के प्रति नाराजगी व्यक्त की गई। उद्योग मित्र की आज की जो बैठक है उसमें एक कमेटी हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हम स्टार्टअप्स को के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम जाना है। तो उस क्रम में शासन के निर्देशों के अनुपालन में हम लोग एक कमेटी प्लस सिडकुल से रिलेटेड मल्टीपल इश्यूज थे, उन पे भी डायरेक्शंस दिए गए। और उसके साथ में 143 जो हमारे उद्यमी हैं उनको लगभग 6,62 लाख रुपए की जो सब्सिडी दी जानी, उसमें मेरे द्वारा GMDIC से कहा गया है कि जो डिटेल्स है उनकी अभी तक की प्रोडक्शन की और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और उससे रिलेटेड बहुत डिटेल्स मांगी गई है। जल्दी उनको ये ब्याज की जो राशि है वो दी जाएगी। उत्तराखंड की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।